पाकिस्तान की राजनीति को अगर एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है कि यहाँ सत्ता का रास्ता वोटिंग बूथ से नहीं बल्कि रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर से होकर गुजरता है। अब बाहर से ये देश चाहे जैसा दिखता हो, लेकिन भीतर से ये एक ऐसी संरचना है जहां असली फैसले वर्दी पहन कर लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं, संसदें बनती बिखरती हैं, लेकिन सेना की पकड़ जस की तस बनी रहती है। यही वजह है कि पाकिस्तान का इतिहास बार बार एक ही सवाल पर लौट आता है कि क्या इस देश में कोई भी नागरिक नेता सेना के साये से बाहर खड़ा हो सकता है। अब देखिए, पाकिस्तानी सेना के 4 बुनियादी मकसद शुरू से ही लगभग अपरिवर्तित रहे हैं। हर हाल में देश की सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखना, बेहिसाब जमीन और प्रॉपर्टी के जरिए आर्थिक साम्राज्य खड़ा करना, भारत को सबसे बड़ा खतरा बताकर अपने बजट और दखल को जायज ठहराना और पूरे पाकिस्तान पर पंजाबी मुस्लिम वर्चस्व को बनाए रखना। अब इसी सोच ने पाकिस्तान को एक ऐसे देश में बदल दिया जहां सरकारें जनता नहीं बल्कि जनरल तय करते हैं। प्रधानमंत्री वही बनता है जिसके सिर पर सेना प्रमुख का हाथ हो, और जिसके ऊपर से ये साया हट जाए उसका राजनीतिक अंत लगभग तय मान लिया जाता है। अब इमरान खान इस व्यवस्था के पहले शिकार नहीं थे, लेकिन शायद वो पहले नेता थे जिन्होंने ये मान लिया कि सत्ता में आने के बाद वो सेना के बराबर खड़े हो सकते हैं। 2018 का चुनाव उनकी लोकप्रियता से ज्यादा एक सुनियोजित चुनावी इंजीनियरिंग का नतीजा था। सेना को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो लोकप्रिय भी हो, पश्चिमी दुनिया में स्वीकार्य भी हो और नवाज शरीफ की तरह अड़ियल भी ना हो। इमरान इस सांचे में बिल्कुल फिट बैठते थे। सौदा साफ था, सेना की लाइन पर चलो और प्रधानमंत्री बने रहो। इमरान ने शुरुआत में ये सौदा स्वीकार किया, लेकिन धीरे धीरे वो ये भूल बैठे कि पाकिस्तान की राजनीति में असली सीमा रेखा कहाँ खिंची होती है। अब अगर 1947 के बाद से पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन का इतिहास देखें तो चुनावों से ज्यादा सेना की भूमिका नजर आती है। कभी सीधे तख्ता पलट के जरिए, कभी अदालतों के सहारे और कभी राजनीतिक इंजीनियरिंग के जरिए। हर बार लोकतंत्र को अस्थिरता के नाम पर कुर्बान किया गया। इस सिलसिले की पहली बड़ी कड़ी थी जनरल मोहम्मद आयूब खान। 1958 में उन्होंने ये तर्क देकर पहला तख्ता पलट किया, देश को राजनीतिक अराजकता से बचाना सेना की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को हटाकर आयूब खान ने सत्ता अपने हाथ में ली और ये धारणा स्थापित कर दी कि जब राजनीति असफल हो जाए तो सेना का हस्तक्षेप जायज है। लेकिन 1965 के भारत पाक युद्ध और ताशकंद समझौते के बाद आयूब खान की वैधता बुरी तरह हिल गई। जनता ने इसे अपमान माना और इसी असंतोष को भुनाकर जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें चुनौती दी। हालात इतने बिगड़े कि अंततः आयूब खान को सत्ता जनरल मोहम्मद याह्या खान को सौंपनी पड़ी। हालांकि याह्या खान ने चुनाव कराने का वादा तो किया, लेकिन 1970 के चुनाव नतीजों को स्वीकार न कर पाने की कीमत पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में चुकानी पड़ी। शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग की स्पष्ट जीत को सत्ता हस्तांतरण से रोकना सेना और पश्चिमी पाकिस्तान के शासक वर्ग की ऐतिहासिक भूल थी, जिसने 1971 के युद्ध और देश के विभाजन को जन्म दिया। बांग्लादेश के अलग होने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरे। उन्होंने संविधान दिया, संसद को मजबूती दी और सेना के दखल को सीमित करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान में ये कोशिश अक्सर जानलेवा साबित होती है। 1977 में भुट्टो द्वारा नियुक्त सेना प्रमुख जिया उल हक ने ही ऑपरेशन फेयर प्ले के तहत तख्ता पलट किया। ऐसे में भुट्टो की फांसी केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि सेना की सीमा लांघने की सजा क्या होती है। जिया उल हक का दौर पाकिस्तान को कट्टरपंथ, जिहादी राजनीति और अमेरिकी रणनीतिक खेलों के केंद्र में ले आया, जिसकी कीमत देश आज तक चुका रहा है। हालांकि जिया उल हक की मौत के बाद लोकतंत्र लौटा जरूर, लेकिन कमजोर संस्थानों और तथाकथित ट्रॉइका सिस्टम ने इसे कभी मजबूत नहीं होने दिया। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन सेना बैक सीट ड्राइविंग करती रही। वहीं 1999 में ये पर्दा भी हट गया, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की निर्वाचित सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा कारगिल ऑपरेशन ने यह साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अंतिम फैसला हमेशा सेना का ही होता है।
अब यहाँ से लौटते हैं इमरान खान की कहानी पर। शुरुआत में इमरान खान सेना के पसंदीदा थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने DGISI नियुक्ति और आर्मी चीफ के उत्तराधिकारी जैसे मामलों में जिद दिखाई, वे सिलेक्टेड से समस्या बन गए। ऐसे में जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद जनरल असीम मुनीर की नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, ये एक संस्थागत चेतावनी थी। इमरान खान का पतन, उनकी पार्टी का टूटना और उनका जेल पहुंचना इसी चेतावनी का विस्तार है, ताकि भविष्य में कोई भी नेता ये सोचने की हिम्मत ना करे कि वो सेना के बराबर खड़ा हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के लिए भारत केवल एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि वैधता का सबसे बड़ा स्रोत है। वजह साफ है, अगर भारत से तनाव खत्म हुआ तो सेना के बजट, दखल और राष्ट्र रक्षक छवि पर सवाल उठेंगे। ऊपर से फौजी फाउंडेशन, DHA और अस्कारी ग्रुप जैसे संस्थाओं के जरिए सेना ने एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली, जहां एक गरीब देश की सेना बेहद अमीर है। लेकिन सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान कभी इस दायरे से बाहर निकल पाएगा? क्या वहां लोकतंत्र सिर्फ चुनावों तक सीमित रहेगा या वास्तव में सत्ता जनता के हाथों में आएगी? इमरान खान का उदय और पतन इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल है कि पाकिस्तान में असली सवाल ये नहीं कि अगला चुनाव कब होगा, बल्कि ये है कि सेना चाहती क्या है। जब तक ये सवाल कायम है, तब तक लोकतंत्र पाकिस्तान का एक अधूरा सपना ही बनकर रह जाएगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।